27 अप्रैल 1987 पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना ब्रांच। एक आम बैंकिंग डे था, लेकिन नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो हुआ वो इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे डेयरिंग और सबसे खतरनाक बैंक रॉबरी बन गई। 5.7 करोड़ रुपीस, आज के वैल्यू में 300 करोड़ से ज्यादा, सिर्फ 15 मिनट्स में गायब। ये कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं थी, ये असली कहानी है जहाँ टेररिस्ट्स ने एक पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपने घुटनों पर ना दिया। पर सवाल ये है, इतनी बड़ी रकम लेकर वो लोग गायब कैसे हो गए और ये पैसे गए कहाँ? एक्ट 1, द सेटअप, कॉन्टेक्स्ट और केओस। 1980s का पंजाब, एक ऐसा दौर जब पूरी स्टेट खून और आग में जल रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। गोल्डन टेम्पल में आर्मी का एक्शन, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन, एंटी सिख राइट्स, पूरा माहौल जहर से भर गया था। पंजाब टेररिज्म का एक एपिसेंटर बन चुका था। खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था। मिलिटेंट ग्रुप्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, भिंद्रनवाले टाइगर फोर्स, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक आइडियोलॉजी थी, एक जंग थी। लेकिन टेररिज्म को चलाने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा। वेपन्स, सेफ हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, नेटवर्क, ये सब चलता है मनी से। और 1987 तक मिलिटेंट ग्रुप्स को एक नया तरीका मिल गया था फंडिंग का, बैंक रॉबरीज। छोटी मोटी लूटिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन ये बार कुछ अलग था। ये बार प्लानिंग थी, मिलिट्री प्रिसिशन थी और टारगेट था पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना। लुधियाना उस वक्त पंजाब का इंडस्ट्रियल हब था। टेक्सटाइल मिल्स, बाइसिकल फैक्ट्रीज, इंजीनियरिंग यूनिट्स, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और इस सब के बीच में था पंजाब नेशनल बैंक का मिलरगंज ब्रांच, एक रेगुलर बैंक जहां हर दिन हजारों ट्रांजैक्शंस होते थे। लेकिन इस बैंक की वॉल्ट में उस वक्त कुछ ऐसा था जो मिलिटेंट्स की नजरों में बहुत कीमती था। अप्रॉक्सीमेटली 5.7 करोड़ कैश। और ये सिर्फ स्टोर्ड नहीं था, ये रेडी था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अक्रॉस ब्रांचेस। इजी टारगेट, हाई रिवॉर्ड। पर ये जॉब इतनी आसान नहीं थी। बैंक के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स थे, गार्ड थे, सीसीटीवी उस जमाने में कम थे, लेकिन वॉल्ट की सिक्योरिटी तो किसी फोर्ट से कम नहीं थी। फिर भी मिलिटेंट्स ने रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि पंजाब के हालात इतने वॉलेटाइल थे कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस सब ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड थे। अगर प्लानिंग परफेक्ट हो, एग्जीक्यूशन टाइट हो तो निकल सकते थे। और एग्जैक्टली यही हो। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब पूरा सिटी अपने रूटीन में बिजी था, तब ये प्लान एक्शन में आया। मिलिटेंट्स के पास इंटेलिजेंस थी, उन्हें पता था कि किस दिन मैक्सिमम कैश होगा, किस टाइम पे सिक्योरिटी कम होगी, कौन से रूट सेफ हैं। ये कोई एड्रेनलिन फ्यूल्ड क्राइम ऑफ पैशन नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था। डिस्गाइजेस रेडी थे, वेपन्स लोडेड थे, एस्केप रूट्स चॉक्ड आउट थे। 27 अप्रैल 1987 की सुबह नॉर्मल थी। बैंक खुली, स्टाफ ड्यूटी पर आया, कस्टमर्स आने लगे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ये ब्रांच इंडिया के क्राइम हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। एक्ट 2, द हीस्ट, एग्जीक्यूशन का दिन। 27 अप्रैल 1987 दोपहर का वक्त, पंजाब नेशनल बैंक मिलरगंज ब्रांच लुधियाना। बैंकिंग हॉल में यूजुअल हसल बसल, कुछ लोग पैसे विड्रॉ कर रहे थे, कुछ डिपॉजिट। काउंटर्स पर स्टाफ अपने काम में बिजी। और फिर एक ग्रुप अंदर घुसा। पहली नजर में वो नॉर्मल कस्टमर्स लगते थे, लेकिन नेक्स्ट सेकंड सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने बैग से AK-47 राइफल्स निकाल लिए, ग्रेनेड्स, रिवॉल्वर्स। पूरा बैंक एक सेकंड में हॉस्टेज बन गया। कोई हरकत नहीं करेगा, सब नीचे। एक मिलिटेंट की आवाज गूंज उठी। टेरर, पैनिक, स्क्रीम्स। कस्टमर्स और स्टाफ जमीन पर गिर गए। किसी में हिम्मत नहीं थी सर उठाने की। ये लोग ट्रेंड थे, बहुत अच्छे से ट्रेंड थे। उनका हर मूव कैलकुलेटेड था। कुछ मिलिटेंट्स ने एंट्रेंस गार्ड किया, कुछ ने बैंकिंग हॉल कंट्रोल किया और बाकी ग्रुप सीधा वॉल्ट की तरफ बढ़े। उनके पास कीज नहीं थी, लेकिन डर था। बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लाया गया। वॉल्ट खोलो अभी, वरना। मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, हाथों में काम थे। लेकिन वॉल्ट खोला और जब वो दरवाजा खुला तो अंदर था इंडिया का उस वक्त का सबसे बड़ा कैश रिजर्व, एक सिंगल ब्रांच में 5.7 करोड़ रुपीस। मिलिटेंट्स के लिए ये जैकपॉट था। उन्होंने तुरंत लूटिंग शुरू कर दी। बड़े बड़े बैग्स, सूटकेसेस सब भरने लगे, नोट्स, बंडल्स, करोड़ों रुपए। बाहर किसी को अभी तक खबर नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। ये ऑपरेशन इतना साइलेंट, इतना फास्ट था कि पुलिस को अलर्ट होने में टाइम लगा। लेकिन जैसे ही किसी ने देखा आर्म्ड मैन बैग्स लेके भाग रहे हैं, पैनिक फोन कॉल शुरू हुई। बैंक लूट रही है, टेररिस्ट्स हैं मिलरगंज। पर तब तक मिलिटेंट्स ने अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ 15 मिनट्स, बस 15 मिनट। इतने कम वक्त में इतना बड़ा हेस्ट। वो बैग्स में करोड़ों हो चुके थे, अब था बस निकलने का टाइम। लेकिन यहाँ था असली चैलेंज। पंजाब पुलिस उस वक्त ऑलरेडी हाई अलर्ट पर थी। मिलिटेंसी के केसेस हर दिन थे, चेक पॉइंट्स हर जगह थे। तो एस्केप कैसे करें? मिलिटेंट्स ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उनके पास मल्टीपल व्हीकल्स थे, डायवर्शंस थे, फेक रूट्स थे। जब वो बैंक से बाहर निकले, गन स्टिल रेडी, हॉस्टेजेस को धमकी देते हुए, उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगता था जैसे उन्होंने ये काम बहुत बार किया हो। बैंक के बाहर वेटिंग व्हीकल्स में वो सब जंप कर गए, बैग्स लोडेड, इंजन्स रोर, और वो निकल गए। लुधियाना की स्ट्रीट्स में हाई स्पीड चेज शुरू हुई। पर ये टिपिकल चेज नहीं थी। मिलिटेंट्स के पास AK-47 थे, ग्रेनेड्स थे। अगर पुलिस कार पास आती तो फायरिंग, अगर चेक पॉइंट आता तो ब्लास्ट कर दो। वो डेस्परेट नहीं थे, वो डिटरमिन्ड थे। उनका मिशन था पैसे सेफ प्लेस तक पहुंचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और शाम होते होते मिलिटेंट्स गायब हो गए। लिटरली पुलिस को उनका एग्जैक्ट ट्रेल नहीं मिला।
5.7 करोड़, जिसको आज के वैल्यू में 300 करोड़ से ज्यादा कहा जा सकता है, सक्सेसफुली लूट लिया गया। कोई अरेस्ट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, सिर्फ एक लूटेड बैंक, ट्रॉमेटाइज्ड स्टाफ और एक शॉक्ड नेशन। एक्ट 3 द आफ्टरमाथ, इन्वेस्टिगेशन और इम्पैक्ट। बैंक रॉबरी के बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरा पंजाब छान मारा। रेड्स हुए, इंटेरोगेशंस हुए, इन्फॉर्मर से इंफॉर्मेशन ली गई, पर मिलिटेंट्स का ट्रेल कोल्ड हो चुका था। वो जानते थे कि सिस्टम को कैसे डॉज करना है। फेक आइडेंटिटीज, मल्टीपल सेफ हाउसेज, क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट। कुछ सोर्सेज का कहना था कि पैसा पाकिस्तान चला गया था, कुछ कहते थे कि वो फंड्स पंजाब के अंदर ही अंडरग्राउंड नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। ट्रुथ शायद कभी पता नहीं चलेगी, लेकिन इम्पैक्ट वो बहुत क्लियर थी। ये रॉबरी सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। मिलिटेंट्स ने दिखाया कि वो किसी भी लेवल पर सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं, बैंक जैसे सिक्योर इंस्टीट्यूशन को भी लूट सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, बच भी सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट था उनके लिए और इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन तेज करी, सीबीआई इन्वॉल्व हुई, स्पेशल टास्क फोर्सेज बनाई गई, लेकिन 1987 के पंजाब में इन्वेस्टिगेशन करना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था। विटनेस डरते थे, एविडेंस टेम्पर होता था, हर कॉर्नर में इन्फॉर्मर भी हो सकता था, मिलिटेंट भी। ट्रस्ट जीरो था। कुछ अरेस्ट हुए इवेंचुअली, स्मॉल प्लेयर्स पकड़े गए, लेकिन मास्टरमाइंड्स वो कभी डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। कुछ नाम सरफेस हुए, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, लेकिन कॉन्क्रीट प्रूफ लिमिटेड था। कोर्ट केसेस चले, कन्विक्शंस भी हुए कुछ, पर स्टोलन मनी वो कभी रिकवर नहीं हुई। 5.7 करोड़ एक घोस्ट बन गए। कुछ कहानियां कहती हैं कि पैसा वेपन्स खरीदने में लग गया, कुछ कहती हैं कि वो फंड्स इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स को फंड किया गया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आज भी जिंदा हैं। इस रॉबरी ने बैंकिंग सिस्टम को भी शॉक दिया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपग्रेड किए गए, सीसीटीवी कैमरास मैंडेटरी हुए, आर्म्ड गार्ड्स इंक्रीज किए गए, बैंक्स में कैश हैंडलिंग और स्टोरेज के रूल्स टाइटन हो गए। पंजाब नेशनल बैंक के लिए ये एक डार्क चैप्टर थी जो हमेशा उनके हिस्ट्री में रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट था पंजाब के आम लोगों पर। 1980s में पंजाब एक वॉर जोन बन गया था। हर दिन बॉम्बिंग्स, शूटिंग्स, किडनैपिंग्स, और ये बैंक रॉबरी उस टेरर का एक और ब्रूटल रिमाइंडर थी। लोगों का भरोसा टूट गया, पुलिस पर, बैंक्स पर, सिस्टम पर। फियर हर घर में घुस गया, बिजनेस बंद होने लगे, इन्वेस्टमेंट रुक गई। पंजाब जो कभी इंडिया का ग्रेन बॉल, इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो टेररिज्म के शैडो में खो गया। 1990s के अर्ली तक सिचुएशन कंट्रोल में आई, पुलिस ऑपरेशंस तेज हुए, केपीएस गिल जैसा स्ट्रॉन्ग ऑफिसर आया, मिलिटेंट्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया। लेकिन जो डैमेज हो चुका था वो परमानेंट था। एक पूरी जनरेशन ट्रॉमा में बढ़ी, फैमिलीज टूटी, लाइव्स बर्बाद हुए। और वो मिलरगंज का पंजाब नेशनल बैंक, वो ब्रांच आज भी खड़ी है, नॉर्मल ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन पुराने स्टाफ, पुराने लोकल्स, उनके लिए वो दिन भूलना नामुमकिन है। वो दिन जब उनका बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का स्टेज बन गया। तो ये थी कहानी 1987 की पंजाब नेशनल बैंक रॉबरी की। 5.7 करोड़, 15 मिनट्स, और एक लेगेसी जो आज भी याद दिलाती है कि टेरर का कोई एक चेहरा नहीं होता। कभी वो आइडियोलॉजिकल होता है, कभी फाइनेंशियल, कभी दोनों। इस रॉबरी ने प्रूव किया कि टेररिज्म सिर्फ वायलेंस नहीं, इकोनॉमिक्स भी है। बिना फंडिंग के कोई मिलिटेंट मूवमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, और जब तक पैसे का सोर्स है, थ्रेट कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया ने ये लेसन सीखा, पंजाब ने ये लेसन अपने खून से सीखा। आज 2025 में जब हम ये कहानी सुना रहे हैं, तो एक बात क्लियर है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। टेररिज्म आज भी है, फंडिंग मेथड्स अलग हैं, हवाला, क्रिप्टो करेंसी, फेक चैरिटीज, लेकिन मोटिव वही है, सिस्टम को चैलेंज करना, डर फैलाना। लेकिन एक और बात भी है, पंजाब आज फिर से खड़ा है। वो डार्क डेकेड गुजर गया, लोगों ने अपनी जिंदगी दोबारा बनाई, इकोनॉमी रिकवर हुई, पीस वापस आई, लेकिन याद रहेगी, हमेशा रहेगी। मिलरगंज की वो रॉबरी याद दिलाती है कि कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है, विजिलेंस जरूरी है। मिलरगंज की वो रॉबरी याद दिलाती है कि कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं, विजिलेंस जरूरी है। सिक्योरिटी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, जरूरी है। और सबसे जरूरी, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमें यह समझना होगा कि टेरर के रूट्स कहां हैं। मिलरगंज की वो रॉबरी याद दिलाती है कि कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं, विजिलेंस जरूरी है। सिक्योरिटी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, जरूरी है। और सबसे जरूरी, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमें यह समझना होगा कि टेरर के रूट्स कहां हैं। पॉवर्टी, इनजस्टिस, रेडिकलाइजेशन, ये सब एड्रेस करना होगा, क्योंकि 5.7 करोड़ रुपीस तो चले गए, लेकिन जो खो गया वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो ट्रस्ट था, वो पीस था, वो इनोसेंस था।